Hi everyone, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So today we are going to discuss lecture 02 from coordination chemistry और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इससे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द डबल सॉल्ट, इजंट इट। तो लेट अस से ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो मैंने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है। तो यहाँ पे हमारा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसमें हमारा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन बोलो, और इसके साथ लाइगेंड्स अटैच होते हैं, है ना। और सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लाइगेंड्स और लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, है ना। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हमारे नेगेटिवली चार्जड आयन्स हो सकते हैं यहाँ पे, जिनको हम आयोनाइजेबल वैलेंसीज कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स माइनस, इजंट इट। अब वर्नर भाई साहब ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कुछ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड को अमोनिया के साथ मिला के कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाए। और ऑन दैट बेसिस ही गेव a theory which is known as Werner's theory of coordination complexes। पहले हम देखते हैं इस थ्योरी के मैन एजम्पशंस क्या थे, मैन पोस्टुलेट्स क्या थे। ये जो लेक्चर है ना, दिस विल बी प्योरली बेस्ड ऑन योर नीट एंड जेई प्रिपरेशन। तो टेक्स्ट, सिंस नीट और जेई जो एग्जाम है ना, वो ज्यादातर टेक्स्ट, मैक्सिमम इनऑर्गेनिक का 100% टेक्स्ट से ही आता है, इसलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ही ज्यादा डिस्कस करूंगा। और we'll solve later on at the end of the video, we'll solve certain questions which will be very helpful in your future exams like TET, JEE or any other competitive exam। तो स्टार्ट करते हैं postulates of Werner's theory of coordination complex। जो वर्नर भाई साहब है ना, उसने कहा ये जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, इट एक्चुअली इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स possesses two types of valencies। तो मतलब ये जो सेंट्रल मेटल आयन है, तो इसको मैं CMI लिखूंगा। सेंट्रल मेटल आयन जो है ना हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, इट possess टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, इसके साथ एसोसिएट होंगी टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। वन इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी, एक का नाम दिया गया प्राइमरी वैलेंसी, एंड द सेकंड वन इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब सेंट्रल मेटल आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स possess टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब हमें डिस्कस करना है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। अगर आपको ये चीज आया ना कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिफरेंशिएट करना, मीनस वर्नर्स थ्योरी आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो प्राइमरी वैलेंसीज क्या होते हैं, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो कि प्राइमरी वैलेंसीज जो होती है, दे कॉरेस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। मतलब दे रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। They correspond to the primary valency corresponds to the oxidation state of metal ion। मेटल आयन और मेटल एटम बोलो, है ना। दे कॉरेस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। इस बात को थोड़ा समझते हैं कि हाउ दे कॉरेस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है 4 ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं सेंट्रल मेटल आयन दैट्स आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, लेट एक्स बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। साइनाइड आयन क्या होता है, इट्स अ नेगेटिवली चार्जड लाइगेंड, और जो हमारा साइनाइड आयन होता है इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। सिंस वी हैव 6 साइनाइड आयन्स, तो इनके पास होगा -6 चार्ज, which is equal to the charge on the complex। This thing is known as charge on the complex। So charge on the complex is -4, isn't it? So इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे, यू विल गेट x इज इक्वल टू +2। सो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन के ऊपर, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर +2 चार्ज है। तो this since charge on the central metal ion is +2, since not charge, oxidation state on the central metal ion is +2, therefore इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी होगा 2। ये पहला क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स देगा ऐसा वाला टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स और बोलेगा इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा, तो आपको वहां पे नहीं ढूंढना है कि कोऑर्डिनेशन से पेयर के बाहर क्या होगा, बिकॉज प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। देख, अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी क्या कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो हमने पहली बात देखी कि प्राइमरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन,
जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या कॉरेस्पॉन्ड करता है? आई विल रब अप दिस थिंग। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन किया होगा, इसको मैं रब अप करूंगा। आगे चलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं CNO लिखूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज होता है, इसको पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में इस पे अलग से डिटेल्ड लेक्चर आएगा। सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। लेट अस सी, मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, मेरे पास मेटल है और मेरे पास लाइगेंड्स हैं, इजंट इट? ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे N+ है। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसके साथ एसोसिएट है ये लाइगेंड्स। अब ये जो लाइगेंड्स है ना, ये कितने बॉन्ड्स बनाएंगे विद सेंट्रल मेटल आयन, दैट्स नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, मेरे पास यहाँ पे मेटल है और इसके साथ अटैच है, लेट मी टेक द मेटल एटम एज Fe, इसके साथ अटैच है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, isn't it? इसके साथ अटैच है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। लेट अस से ये 3+ है, इसके साथ अटैच है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो हमें पहले देखना होता है नेचर ऑफ द लाइगेंड। क्या हमारा लाइगेंड यूनिडेंटेट है, मतलब एक बॉन्ड बनाता है विद द मेटल एटम, या हमारा लाइगेंड बाइडेंटेट है, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा विद द मेटल एटम, या हमारा लाइगेंड ट्राइडेंटेट है, लाइक पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लाइगेंड हम कहेंगे कि हमारा लाइगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा विद द मेटल एटम। तो यहाँ पे मैंने लाइगेंड्स को डिस्कस नहीं किया है, हाल फिलहाल में बताऊंगा। वाटर हमारा मोनोडेंटेट लाइगेंड है। मोनोडेंटेट लाइगेंड का मतलब कि वाटर बनाएगा कितने बॉन्ड्स विद द सेंट्रल मेटल एटम? इट विल फॉर्म 1 बॉन्ड, एक वाटर मॉलिक्यूल एक ही बॉन्ड बनाएगा विद द सेंट्रल मेटल एटम बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम टू द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम, है ना। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना कि जो वाटर है, इट्स अ मोनोडेंटेट लाइगेंड, it donates electrons to the central metal atom like that of iron, so it forms 6 bonds over here। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मतलब ये कि जितने लाइगेंड बॉन्ड बनाएगा विद द सेंट्रल मेटल एटम, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप डायरेक्टली कभी ये नहीं कहना कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज दिस। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, ज्यादा क्लियर हो जाएगा एक और एग्जांपल से। जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, उन गलतियों को बेसिकली मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ये वाली एग्जांपल है FeOX। व्हाट इज OX? इट्स ऑक्सीलेटो लिगेंड। ऑक्सीलेटो लिगेंड इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। लिगेंड्स की बात करेंगे जब मैं इनका डिस्कशन अलग से लूंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, 3rd या 4th लेक्चर में। लेट अस से मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, isn't it? मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आप डायरेक्टली नहीं बोलना कि नंबर ऑफ लाइगेंड्स इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, नो, इट्स अ रॉन्ग थिंग। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये डिपेंड करेगा आपका लाइगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा विद द मेटल एटम। तो ऑक्सीलेटो लाइगेंड जो है, इट्स अ बाइडेंटेट लाइगेंड। दिस इज बेसिकली योर ऑक्सीलेटो लाइगेंड। तो एक ऑक्सीलेटो लाइगेंड मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? बाय डोनेटिंग डिस्चार्ज, बाय डोनेटिंग डिस्चार्ज मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। सो मतलब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, इट विल बी लाइक दिस। हमारा कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा, है ना। यहाँ पे हमारा ऑक्सीलेटो लिगेंड 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ पर हमारा ऑक्सीलेटो लिगेंड 2 बॉन्ड बनाए, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीलेटो लिगेंड 2 बॉन्ड बनाए। तो मतलब ओवरऑल ऑक्सीलेटो लिगेंड 2 बॉन्ड एक बनाता है, 3 ऑक्सीलेटो लिगेंड 6 बॉन्ड्स बनाते हैं। सो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, दे कॉरेस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो आई कैन श्योरली नाउ से व्हाट आई कैन से कि दिस थिंग इज द सेकेंडरी वैलेंसी and this thing is the secondary valence। ये secondary valencies हैं, these are the secondary valencies। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम secondary valency को डिस्कस करेंगे, secondary valency will give definite shape to the coordination complex, will give definite geometry to the coordination complex। You can see over here, this is an octahedral complex। यहाँ पे आपका एक octahedron बनता है। This is again an octahedral complex, है ना। So secondary valency give definite geometry to the coordination complex or definite shape to the coordination complex। But जो आपका primary valency है, it's responsible for the oxidation state of the central metal ion। It does not play a role in determining the geometry of the coordination complex। तो नंबर सेकंड बात करेंगे कि वैलेंसीज की बात होगी। जो प्राइमरी वैलेंसी है, पीवी की बात करूंगा,
सेकेंडरी वैलेंसी को SV से लिखूंगा, सेकेंडरी वैलेंसी। तो मतलब पहली बात हमने की, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड बात करूंगा, it does not play a role in determining the geometry of the molecule, मतलब primary valencies are non-directional, isn't it? But secondary valencies की बात करेंगे, they are directional. They are directional. Directional means they are responsible for the geometry of the molecule. They will be directed towards the central metal ion in such a way so as to give it a definite geometry. है ना? They give definite geometry, definite geometry to the complex, But these are not responsible for geometry. एक और बात करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, इट्स आयनाइजेबल का मतलब कि यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है उसका हम अलग से टेस्ट कर सकते हैं, है ना? लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, दे आर नॉन आयनाइजेबल। अभी आपने देखा सेकेंडरी वैलेंसी ब्रेक नहीं होते। आपका FeCN सेकेंडरी वैलेंसी था, वहां पे आपको Fe और Cn के अलग अलग आयोन्स नहीं मिलेंगे ना, नॉन आयनाइजिंग। इसका मतलब कि टेस्ट्स नहीं मिलेंगे सब आयोन्स के। नाउ एक और इम्पोर्टेंट चीज, प्राइमरी वैलेंसी क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट बी टेक इन कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स अभी बनेगा वर्नियर की थ्योरी से, है ना? ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। तो देखो, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी होगा आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, और सेकेंडरी वैलेंसी होगा विद इन कोऑर्डिनेशन सेपेयर। अब जो प्राइमरी वैलेंसीज होते हैं, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज मेटल आयन, है ना? अब जो प्राइमरी वैलेंसी होगा, प्राइमरी वैलेंसी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। दे आर सेटिस्फाइड बाय, मतलब प्राइमरी वैलेंसी आपका कौन सा आयन होगा, इट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। लेकिन अगर बात करेंगे ना सेकेंडरी वैलेंसी की, सेकेंडरी वैलेंसी पॉजिटिव आयन्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन्स भी हो सकते हैं, इवन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती, एक और बात करने, जब भी कॉम्प्लेक्स लिखेंगे ना, तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट सेकेंडरी वैलेंसी को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय लाइन। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वापस आते हैं, डिस्कस करेंगे वर्नियर का बेसिक वाला एक्सपेरिमेंट, उससे कौन से कंपाउंड्स को आपस में मिला के कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाए, है ना? तो वर्नियर भाई साहब ने क्या किया, उसने कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट बनाए, है ना? उसने कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट बनाए। तो बेसिकली उसने कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, दैट इज COCl3, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 है। इसको उसने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, मतलब कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड वाज ट्रीटेड विद अमोनिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वर फॉर्मड। अलग अलग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कॉम्प्लेक्सेस बन गए जिनकी प्रॉपर्टीज अलग थी, जिनका कलर अलग था। तो पहला कॉम्प्लेक्स जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, दैट इज CONH3 होल 6Cl3। ये पहला कॉम्प्लेक्स बन गया, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो था दैट वाज येलो। इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो था, ये जो कलर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछेंगे कि व्हेन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया, येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, द फार्मूला ऑफ द येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो इसकी फार्मूला याद रखनी है, बिकॉज यहाँ पे 2-4 कलर्स उसने देखे, तो कोई भी कलर पूछ सकता है। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। सेकेंड टाइम वन मोर कंपाउंड वाज फॉर्म्ड, सो द कंपाउंड वाज कोबाल्ट NH3। अभी इसका डिस्कशन करेंगे, व्हाई दिस थिंग हैपेंस। होल 5Cl, और बाहर हमारा Cl2 है, इसका कलर था पर्पल। उसके बाद एक और कंपाउंड बनाया गया, CONH3 4 4Cl2, बाहर हमारा एक Cl है, इसका कलर था ग्रीन। इसी का एक और कंपाउंड बन गया सेम फार्मूला का, CONH3 होल 4Cl2, एंड यहाँ पे हमारा आ गया Cl, और इसका कलर था वायलेट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया,
That's the concept of isomerism in coordination compounds. These two have same molecular formula, but their structural arrangement is different. ये वाला isomer जो है, this is trans isomer and this is cis isomer. So ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको बोलेगा when cobalt third chloride is treated with ammonia, two different isomers cis and trans are formed. The color of cis and trans is, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा when cobalt third chloride, this is from text, just text की लाइन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ आपकी, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ. When cobalt third chloride is treated with ammonia, green and violet colored compounds are formed. The formula of green and violet colored compounds are, yeah, green and violet colored compounds are related to each other as enantiomers, epimers. They are related to each other as cis trans isomers. Clear? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसको स्टार मार्क करो, अभी तक पूछा नहीं गया है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछेंगे. एक और कंपाउंड बनाया गया, दैट्स कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस Cl3. अब देखो ये सारे कंपाउंड जो है ना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. तो इन सारे कंपाउंड्स में अगर हम देखेंगे, अमोनिया इज अ मोनोडेंटेट लिगैंड. लिगैंड अभी नहीं पढ़ा आपने, याद रखो. अमोनिया इज अ मोनोडेंटेट, क्लोरीन इज अ मोनोडेंटेट लिगैंड. मतलब मोनोडेंटेट लिगैंड एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यहाँ पे 5 + 1 6 होगा, 4 + 2 6. मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना. अब एक बार हमारे 3 क्लोरीन बाहर है, दूसरी बार क्या है, एक क्लोरीन अंदर आया, एक अमोनिया चला गया. 2 क्लोरीन अंदर आए तो 2 अमोनिया चले गए. 3 क्लोरीन अंदर आए, 3 अमोनिया चले गए. बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, है ना. इसी चीज को अब एक्सप्लेन किया किसने? वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर ने. तो क्या किया अल्फ्रेड वर्नर ने? कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड को अमोनिया के साथ ट्रीट किया. ही गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, येलो, पर्पल, ग्रीन, वायलेट. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. अब इन कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करते करते उसने हमें दिया कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज. So let us try to understand the concept behind primary and secondary valencies by taking these examples, है ना. तो चलिए, अब एक्सपेरिमेंट किया गया कि हमारे पास जो पहला कॉम्प्लेक्स था, दैट वाज दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट NH3 होल 6 और बाहर हमारा Cl3. दिस कॉम्प्लेक्स वाज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3, विद एक्सेस ऑफ AgNO3. सब बच्चों को पता है कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना. वहां पे हमने देखा पीपीटी कैसे बनाता है AgNO3 जब भी उसको कहीं क्लोरीन मिलता है. क्लोरीन और सिल्वर के बीच में बहुत पुराना रिश्ता है ना. मतलब इनके बीच में प्यार जो है ना वो गहरा है. जब भी सिल्वर को क्लोरीन मिलता है तो वहीं पे पीपीटी बनाता है AgCl. तो क्या करेगा यहाँ पे, ये जो क्लोरीन बाहर है इनको कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी बोले तो आयनाइजेबल वैलेंसी, आयनाइजेबल वैलेंसी बोले तो निकल जाएंगे. अब यहाँ पे एक और एक चीज सीखो कि यहाँ पे एक क्रिस क्रॉस रूल लगेगा. क्रिस क्रॉस रूल को आगे मैं सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं. क्रिस क्रॉस रूल का मतलब कि बाहर जितनी नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर उतनी पॉजिटिव चार्ज, या बाहर जितना पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज. ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितनी नेगेटिव चार्ज? 1, मतलब ये Cl- होता है. अब यहाँ पे 3 है ना, तो 3 क्लोराइड आयन्स के पास कितनी नेगेटिव चार्ज होगी? 3, -3, है ना. अगर यहाँ बाहर -3 है तो कॉम्प्लेक्स पे +3 होगा, है ना. तो कॉम्प्लेक्स पे कौन सी चार्ज होगा? +3 चार्ज होगा. तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम ब्रेक करेंगे, ये स्लेवर इस क्लोरीन को पीपीटी बनाएगा इस क्लोरीन का, तो क्या मिलेगा? CO NH3 होल 6. बताए कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितनी चार्ज आएगी? +3, बिकॉज बाहर आपका 3 है. और यहाँ से 3 क्लोराइड आयन निकल जाएंगे विद स्लेवर, मतलब 3 मोल्स ऑफ AgCl आपको मिलेंगे. टोटल कितने मोल्स मिलेंगे? इसका 1 मोल, इसके 3 मोल्स, मतलब टोटल मिलेंगे आपको 4 मोल्स, है ना. तो यहाँ पे आपको टोटल मोल्स कितने मिलते हैं? टोटल मोल्स 4 मिलेंगे. क्लियर बात. लेट अस टेक सेकंड कंपाउंड. सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं. CO NH3 होल 5. एक अंदर क्लोरीन आ गया और यहाँ पे हमारा Cl2. अब इसमें बता, अगर आप एक्सेस ऑफ AgNO3 ट्रीट करोगे इसके साथ, एक्सेस ऑफ AgNO3, तो क्या हो जाएगा? ये वाले क्लोराइड आयन अब आयनाइजेबल हैं. आयनाइजेबल हैं तो बाहर 2 नेगेटिव चार्ज है.
ऊपर क्या रहेगा 2 + चार्ज CO NH3। फिर मैं बाद में मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू डिटरमाइन दिस चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे आएगा 2+, और कितने स्लेवर क्लोराइड आयंस प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, जितनी प्राइमरी वैलेंसी है, मतलब ट्वाइस AgCl। अरे यार ये क्या लिखा मैंने, AgCl है, ट्वाइस AgCl। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, मतलब 3 मोल्स बनेंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, CO NH3 होल 4 Cl2, बाहर आपका Cl। अब यहाँ पे अगर आप बाहर देखोगे तो बताइए कितनी चार्ज बाहर है, कितनी चार्ज बाहर है, बाहर -1 चार्ज है। तो कॉम्प्लेक्स पे कितनी चार्ज आएगी, कॉम्प्लेक्स पे 1 प्लस चार्ज आएगी। इसको ट्रीट करेंगे विद AgNO3 एक्सेस के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CO NH3 होल 4 Cl2, यहाँ पे 1 प्लस चार्ज प्लस 1 मोल ऑफ AgCl। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, 2, है ना। तो हमारे पास जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स था दैट वाज दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसको अगर ट्रीट करेंगे ना विद AgNO3, क्या यहाँ पे कोई प्राइमरी वैलेंसी है, नो। तो यहाँ पे 0 मोल्स ऑफ AgCl विल नॉट बी AgCl विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड, मतलब PPT of AgCl is not formed, not formed, वो नहीं बनेगा आपको यहाँ पे। एंड व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स क्या होगा, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑन दिस कॉम्प्लेक्स द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स विल बी 0, है ना। तो मतलब कॉम्प्लेक्स ऐसा सच रहेगा, यहाँ पे 3 है, isn't it? तो ये बात यहाँ से क्लियर होती है। यहाँ से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वो ये वाला कंपाउंड देगा, ये वाला कंपाउंड देगा, बोलेगा इफ दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड इज, या बोलेगा इफ दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgL प्रेसिपिटेटेड इज, या बोलेगा चारों कंपाउंड देगा, बोलेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl PPT फॉर्मेट। या एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा कि among the following which one will not form PPT with AgCl, so this is the type of the question that will be frequently asked in your exam. I think this type of question has been asked previously and will be asked in near future. आगे चलते हैं, देखते हैं कि इनके हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। एक की स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर बाद में आप खुद ही दो अदर्स की स्ट्रक्चर बना सकोगे। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CO NH3 होल Cl3। अब याद होगा आपको, मैंने वर्नर के पोस्टुलेट्स में बताया था कि प्राइमरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम बेचारे को सेंटर में ही रखना है। उसके बाद ये अमोनिया मॉलिक्यूल जो हैं दीज आर सेकेंडरी वैलेंसीज। तो सेकेंडरी वैलेंसीज को कैसे रखेंगे, सेकेंडरी वैलेंसीज को बाय लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब ये हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, दिस इज आल्सो सेकेंडरी वैलेंसी, दिस इज आल्सो सेकेंडरी वैलेंसी, और ये सब क्या है, ये सेकेंडरी वैलेंसीज है। अब प्राइमरी वैलेंसी की बात होगी, दीज क्लोराइड आयंस दे आर प्राइमरी वैलेंसीज, दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे मैंने प्राइमरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट किया। नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, इसका वेरिएंट लेते हैं, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। CO NH3 होल 5 Cl, यहाँ पे Cl2। अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखेंगे ना कि कोबाल्ट हमारा सेंट्रल एटम है, उसके बाद हमारे पास 6 सेकेंडरी वैलेंसीज। पहले मैं यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसीज को लिखूंगा, है ना। ये मेरा अमोनिया मॉलिक्यूल है, दिस इज क्लोराइड मॉलिक्यूल, दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल, दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल, दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल, दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारी प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी है, प्योरली प्राइमरी वैलेंसी, और ये भी प्राइमरी वैलेंसी है। लेकिन ये वाला क्लोरीन जो है, मतलब यहाँ पे ये वाला क्लोरीन क्या था, प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ पे सेकेंडरी बन गया। ये वाला क्लोरीन जो है तो एट टाइम्स प्राइमरी बनता है, एट टाइम्स सेकेंडरी।
तो ICA को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इट बिहेव्स बोथ एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना कंपाउंड की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? अब मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना? तो मैंने आपको बोला मेरे पास जो कॉम्प्लेक्सेस थे, कॉम्प्लेक्सेस वायर लाइक दिस, CO, NH3, O6, Cl। अगर मैं आपको बताऊंगा इस कॉम्प्लेक्स में कितने आयन्स मिलेंगे, तो आप बोलोगे इस कॉम्प्लेक्स में ये 3 PPT फॉर्म करेंगे, बनेगा 3Cl माइनस, और ये कॉम्प्लेक्स हमेशा एक ही आयन बनाएगा। सो व्हाट विल बी फॉर्मेड? CO, NH3, O6। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और कितना पॉजिटिव? जितना बाहर नेगेटिव उतना अंदर पॉजिटिव। तो बाहर नेगेटिव कितना है? 3, अंदर आएगा 3 प्लस, और प्लस साथ में हमें आएगा EgCl, मतलब 3 क्लोराइड आयन्स प्लस 3Cl माइनस आयन्स। बता, टोटल नंबर ऑफ आयन्स जो यहाँ पे बनेंगे, आयन्स कितने बनेंगे? आयन्स 4 बनेंगे, है ना? 4 आयन्स बनेंगे। नाउ लेट अस टेक दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, NH3, O6, अरे यार, CO, NH3, O5, Cl, और बाहर हमारा Cl2। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करूंगा ना, ये कितने आयन्स देगा? कॉम्प्लेक्स एक देगा और बाहर 2 क्लोराइड आयन्स है, तो बनेगा हमारा CO, NH3, O5, Cl। यहाँ पे हमारी 2 प्लस चार्ज रहेगी, और 2 क्लोरीन के पास 2 माइनस चार्ज रहेगी, है ना? ये ये एक आयन है और ये 2 आयन है। टोटल नंबर ऑफ आयन्स फॉर्मेड इज 3। यहाँ पे बनते हैं 4 आयन, यहाँ पे बनते हैं 3 आयन। लेट मी से कि ये कंपाउंड मेरा A है, दिस इज कॉम्प्लेक्स B। अब कॉम्प्लेक्स C की बात करते हैं, CO, NH3, O4, Cl2, और बाहर हमारा एक Cl है। इसको अगर आप ब्रेक करोगे ना, ये मेथडोलॉजी है, वैसे मुझे यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं, बट आपको इजी अंडरस्टैंड कराने के लिए ये सब चीजें करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO, NH3, O4, Cl2, बाहर कितने आयनाइजेबल क्लोरीन? एक, तो प्लस मिलेगा Cl माइनस, इस पे आएगी चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बताइए इसमें कितने आयन्स? 2 आयन्स। लेट अस से ये कंपाउंड C है, सो लेट मी टेक CO, NH3, होल थ्राइस Cl3। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, यू विल गेट ओनली 1 आयन, आपको ये एक ही आयन मिलेगा, है ना? तो मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कंपाउंड ABC, ये A कंपाउंड था, ये B कंपाउंड था, ये C कंपाउंड था, इसमें कितने आयन्स बन गए? इसमें बन गए 4 आयन। इसमें कितने आयन्स बन गए? इसमें 3 आयन्स बन गए, इसमें 2 आयन्स बन गए, और इसमें आपको एक ही आयन है। तो मोलर कंडक्टिविटी पे अगर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स? मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मोबिलिटी पे। मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयन्स पे। तो जहां पे नंबर ऑफ आयन ज्यादा, वहां पे मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। सो वी विल राइट ओवर हियर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B, विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ C। इट इज नॉट ओनली कि मोलर कंडक्टिविटी पे ही क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्यूशंस को मिला के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्यूशंस में आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है, जहां पे आपने लिख पढ़ा है कि colligative properties does not depend upon the nature of the substance, they depend upon the number of the ions, है ना? तो जितने नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने RLVP पढ़ा था, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो किसका यहाँ पे ज्यादा होगा? जिसके नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। आई होप ये बात सबको अंडरस्टैंड हो गई, है ना? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास एम एल एन Cl माइनस क्यों लिखूंगा? Cl ही लिखूंगा। एक क्वेश्चन बनाता हूं। मेरे पास लेटेस्ट से एक और कॉम्प्लेक्स है MLN, और बाहर मेरा SO4 है। मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स है MLN, और बाहर मेरा PO4। अब यहाँ पे आपको बताना है इनका मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर। लेटेस्ट से ये कंपाउंड A है, दिस इज कंपाउंड B, दिस इज कंपाउंड C। इनका मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो चलिए इनके मोलर कंडक्टिविटी पे चेक करते हैं क्या होगा। जितनी बाहर नेगेटिव चार्ज, उतना कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितनी चार्ज है? Cl माइनस, तो कॉम्प्लेक्स पे कितनी चार्ज आएगी? प्लस।
मतलब कॉम्प्लेक्स हमें एक आयन बनाएगा और क्लोरीन हमारा यहाँ पे एक चार्ज होगा। तो टोटल आयन्स कितने बनेंगे? टोटल आयन्स 2 ही बनेंगे ना। चार्ज यहाँ पे कितने होगी? 2 आयन्स की चार्ज होगी, एक प्लस एक माइनस। कॉम्प्लेक्स पे प्लस, क्लोराइड आयन पे माइनस। अब आपको पता है सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज है, 2 माइनस है तो इस पे 2 प्लस आएगा, मतलब यहाँ पे +2 आएगा और सल्फेट पे 2 माइनस है। अब आपको पता है फॉस्फेट पे कितनी चार्ज है? -3, तो मतलब यहाँ पे फॉस्फेट पे -3 चार्ज आएगा, इस पे +3। अब जहां पे चार्ज ज्यादा वहां पे मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा। Therefore, the order of molar conductivity lambda m that will be equal to C greater than B greater than A. Isn't this clear now? तो मुझे ये बात क्लियर हो गई, मुझे बता ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो मैंने कलर्स बताए थे ना कंपाउंड्स के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं टेक्स्ट में, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा कि टेक्स्ट में एक टेबल है, दिस इज टेबल नंबर एग्जाम्पल नंबर 01, इसको आप प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल नंबर 01 को प्रैक्टिस करना। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछेगा। तो लिखो PdCl2 4 टाइम्स अमोनिया। यहाँ पे व्हाट इज गिवन? गिवन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl AgCl फॉरवर्ड। अगर AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो AgCl के यहाँ पे 2 मोल्स बनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 क्लोराइड आयन ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने क्लोराइड मॉलिक्यूल्स होंगे वो हम भी देखेंगे। जितने AgCl मोल्स यहाँ पे PPT बन जाएंगे, उसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर आयनाइजेबल वैलेंसी उतने क्लोराइड आयन्स होंगे, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या हो सकता है? PdNH3O4, और बाहर क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे 2 क्लोराइड आयन्स। क्यों? बिकॉज यही तो PPT बनाएंगे। सो यहाँ पे अगर देखेंगे ना कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 4, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी और प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? 2। तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी को मैंने SV से लिखा था और PV को प्राइमरी वैलेंसी। इसमें सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी और प्राइमरी वैलेंसी 2 होगी। ऐसे ही देयर आर 6 क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, मार्क माय वर्ड्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, आपको एग्जाम्पल देगा, इस एग्जाम्पल में बोलेगा कि नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। याद रखना मेरी बात, नेक्स्ट आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव सीन दैट वर्नियर थ्योरी से कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं? 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस और सारे लेवल के क्वेश्चंस को मैंने समझाया। If you really think that these videos are very helpful to you, please do comment in the comment section and do share these videos with your loved ones. Thank you.